हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गुप्ता फ्रॉम KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने एक टॉपिक गति के समीकरण जिनको मैंने कल हल किया था मैथमेटिकल विधि द्वारा, गणितीय विधि द्वारा मैंने उसको हल किया था। और आज मैं उन तीनों समीकरणों को, गति के तीन समीकरण आप लोगों के सामने हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, थोड़ा स्थान की कमी के कारण मैंने इसको तीनों को कंजस्टेड किया हुआ है और पहले इसको बना के रखा है ताकि मैं आराम से आप लोगों को अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो गति के तीनों समीकरणों को हम ग्राफ की विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं और हमारे पेपर के लिहाज से भी ग्राफिकल मेथड हमारे पेपरों में आता है कि गति का पहला समीकरण ग्राफ की विधि से सिद्ध कीजिए, या गति का दूसरा समीकरण ग्राफ की विधि से सिद्ध कीजिए, या गति का तीसरा समीकरण ये भी ग्राफ की तरीके से सिद्ध कीजिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो ग्राफिक विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रथम समीकरण आप लोग जानते हैं, v बराबर u जमा ए टी होता है। अब इस समीकरण में आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर वेग और समय को अधिकतर दर्शाया गया है। वैसे तो त्वरण भी है इसके अंदर, लेकिन इसमें दोनों v है और t, इन दोनों वेग और समय के संबंध को स्थापित करने के लिए इस समीकरण का उत्पत्ति हुई है। अब हमने एक x मान लिया, एक y मान लिया। कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना स्टार्ट करती है और समय के साथ साथ अंतिम वेग v तक जाते जाते वो b पॉइंट पर पहुंच जाती है। a पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है और b पॉइंट पर पहुंच जाती है। वो से नहीं चलती हमारा, तो जब नजर पड़ती है तब वस्तु की स्पीड जो है वो u, प्रारंभिक वेग u था और a स्थान पर वस्तु थी और b स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते पहुंचते उसका वेग v हो जाता है और एक कांस्टेंट यानी कि एक यूनिफॉर्म वेग से बढ़ रही है। वेग और समय का जो अनुपात है वो मैं आपको कल ग्राफ के माध्यम से समझा भी चुका था कि वेग और समय के बीच में जो ग्राफ था हमारा, वो मैं समझा चुका था कि वेग जब बिल्कुल एक फिक्स टाइम में फिक्स वेग हो, फिर दूसरे सेकंड में थोड़ा वेग बढ़ जाए, फिर तीसरे सेकंड में फिर उसी स्पीड से बढ़ जाए, फिर चौथे सेकंड में फिर उतना ही बढ़ जाए, हर बार थोड़ा थोड़ा सा एक कांस्टेंट रेशो में बढ़ रहा है, तो ग्राफ हमारा एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा आती है। तो उसी का हम प्रयोग करते हुए चलते हैं। तो x का हमने समय को लिया और y का हमने वेग को लिया। वेग दोनों प्रकार के वेग हैं, प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है, v। ठीक है, तो हमें त्वरण का भी इसके अंदर रोल है, तो इसलिए त्वरण की परिभाषा से हम चलते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है हमारा? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन क्या है हमारा? वेग पहले हमारा AO था, AO अर्थात AO के पैरेलल CD है, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए। AO वेग था, फिर कितना हो गया? CD वेग हो गया और बाद में वेग हो गया B से B तक, अर्थात V वेग हो गया। तो हमारा प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो हमारा वेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ? v माइनस u अर्थात bc। इस पूरे में से, इस bd में से यदि मैं cd को हटा दूं तो हमारा bc बच जाएगा, अर्थात bc। bd इज इक्वल टू bc प्लस bd इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं दोबारा, थोड़ा हाथ लग गया इस पर। bd इज इक्वल टू होता है cd प्लस bc, दोनों होता है, लेकिन हमें निकालना है BC की वैल्यू। BC इधर ले, BD को उधर लेंगे तो BD माइनस CD हो जाएगा। तो BC बराबर V माइनस U, अर्थात BC अपॉन AC। AC हमारा है समय, ये यानी कि OD, और OD के पैरेलल है हमारा AC, इसलिए ये कह लो या ये कह लो, बात एक ही है। ये T है तो ये भी T है, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू होती है V माइनस U और AC की वैल्यू होती है T। तो वही ऐसे हमने गणितीय विधि से भी देखा था, उसमें भी यही था लगभग, लेकिन ग्राफ से भी देखेंगे तो भी यही आएगा। तो v माइनस यू बटे टी, टी को इस साइड में ले गए
AT बराबर V माइनस यू एज इट इज हो गया। तो V बराबर क्या आ गया, U को AT के पास ले गए तो V बराबर आ गया U प्लस AT। ये पहला समीकरण आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज बढ़ रही है तो प्रारंभिक स्टार्टिंग वेग उसका u था और अंतिम वेग उसका v था, तो v माइनस यू और t समय में सब काम हुआ हमारा, तो इसलिए v माइनस यू बटे t अर्थात v बराबर u जमा a। दैट्स ऑल। अब आती है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण कहते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें हमारा जो संबंध है मेन वो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन, दूरी कह सकते हैं, विस्थापन और समय के बीच का संबंध को प्रदर्शित करती है। जब समय के और विस्थापन की बात आए तो हमारे दूसरे समीकरण का यूज किया जाता है। ये तीनों में है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये तो तीनों के अंदर कॉमन है। त्वरण तो ये है ही ऑटोमेटिक, जो ढाल है इस रेखा का ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये वेग परिवर्तन है और ये समय है, और आपने मैथमेटिक्स के अंदर ही पढ़ा होगा, इसको थीटा कहेंगे तो tan थीटा बराबर भी होता है, tan थीटा बराबर BC अपॉन AC, BC अपॉन AC भी होता है, तो इसको tan थीटा भी कहते हैं और इसी को हम त्वरण AB भी कहते हैं, BC अपॉन AC। तो वैसे अर्थात tan थीटा को हम A भी कह सकते हैं, अर्थात BC अपॉन AC। तो त्वरण को तो हम प्रदर्शित कर ही रहे हैं। चलिए अब गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो इसके अंदर आपको एक मेन परिभाषा ये है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसको अलग से समझाना पड़ेगा। इसी चित्र के अंदर जब हम एक प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v से चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो वस्तु A से B पर पहुंच जाती है तो A से B के बीच की दूरी, इस जो समलंब बना है हमारे लिए, इसके क्षेत्रफल के बराबर होती है समय के सापेक्ष। समय के सामने ही बिल्कुल जो हिस्सा है वो AB की जो दूरी है वो ABCDO, ये समलंब बन गया आपका, इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात एक निश्चित दर से जब वेग बदलता है हमारा द्वारा गतिमान वस्तु की किसी समय में चली गई दूरी कितनी होती है, वो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत समय की अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होती है। ये हम सिद्ध करके देख भी चुके हैं पहले, और मैं यदि वक्त मिला तो अगले टॉपिक में पुनः एक बार इसको रिपीट कर दूंगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है A से B तक के बीच की दूरी, जो समय जो हमारा x अक्ष के सामने है, x अक्ष के बीच और इस दूरी के बीच के जो क्षेत्रफल है उसके बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा हर हालत में, तभी ये हमारा सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, समलंब ABCDO द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। क्लियर है? तो अब ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो हमारा ये रेक्टेंगल आयत बना हुआ है ACDO, AODC किसे कहते हैं, AODC का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज, यदि इन दोनों को जोड़ दो तो समलंब बन जाएगा। अब समलंब का भी आपको पता होगा, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वैसे तो होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटे 2, लेकिन वो कैसे आया, वो भी ऐसे आता है। इसका क्षेत्रफल अलग निकालते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद उन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल। और समलंब होता क्या है, ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, उसको समलंब कहते हैं। चलिए, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, AODC का क्षेत्रफल इस आयत का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ दिया। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो आप, कि लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रारंभिक वेग कितना है इसका, AO या CD कह लीजिए की बात है, और ये क्या है हमारा OD कह लीजिए, AC कह लीजिए, एक ही बात है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात AO गुणा AC, U गुणा T प्लस एज इट इज। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी आप लोगों को पता होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2
आधार गुना ऊंचाई। तो वही फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 AC, AC आधार हो गया गुना ऊंचाई BC, AC गुना BC। तो 1/2 AC की वैल्यू कितनी है, ये T के बराबर है क्योंकि समय इतना लगा है A से C तक का T इसमें लगा है। और BC की वैल्यू, अब BC की वैल्यू इससे पहले भी देखी थी हमने, BC की वैल्यू क्या थी हमारी V माइनस U। इस पूरी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाता तो BC की वैल्यू आ गई थी V माइनस U, ये वैल्यू हमने रख दी। अब UT, U और T की गुणा होगी, UT हो गया प्लस एज इट इज 1/2 एज इट इज, T भी एज इट इज। अब V की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से V की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे यहाँ पर V के स्थान पर, V बराबर U जमा 80। तो V के स्थान पर U जमा 80 रख दिया हमने और माइनस U एज इट इज, U से U कट गया, क्या बच गया S बराबर UT प्लस 1/2 A, एक A बचा, एक T और T की गुणा क्या होगी, T की घात 2। तो S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, या कह लीजिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे गति का दूसरा समीकरण निश्चित हो गया ग्राफिकल मेथड से। अब आता है आपका गति का तीसरा समीकरण, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जमा 2AS। वैसे तो उसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से भी समझा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में और जो बच्चे को याद रह जाए, मैं इस तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और कर रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई बड़ी काम नहीं है। गति का तीसरा समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जमा 2AS। देखिए बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तीनों समीकरण आप बिल्कुल सिस्टम वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा ना करना कभी नंबर 2 बोले तो नंबर 3 वाले समीकरण बोल दो, नहीं, इनका नंबरिंग भी फिक्स है। गति का पहला समीकरण V बराबर U जमा 80, गति का दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जमा 2AS। अब इसमें देखेंगे ये तो कॉमन है, सब में तुरंत तो चल ही रहा है, तो कोई जिक्र करने की बात नहीं, ये तो तीनों में है। यहाँ पे देखते हैं हम कि वेग और विस्थापन, V दोनों वेग हैं और एक S विस्थापन है। तो वेग और विस्थापन को संबंध को जो प्रदर्शित करता है इसको हम समबलम, ये भी वही बात है। जब अब बिल्कुल यहां से लेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई हमारी S बराबर क्या हुआ, समबलम द्वारा घिरा क्षेत्रफल। सेम है, जो इसमें समबलम द्वारा घिरा क्षेत्रफल यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई। फर्क केवल इतना है, यहाँ पर हमने इसको अलग अलग डिवाइड करके बांटा है। आयत के क्षेत्रफल लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया, जोड़ा। यहाँ पर हमने समबलम का क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, तब इसको किया, क्योंकि तीनों समीकरण का आपस में संबंध है, एक दूसरे से तीनों भाई भाई हैं, इसलिए खून तो सबका एक है, केवल करने का तरीका, काम करने का तरीका अलग है। वेग समबलम का क्षेत्रफल S बराबर 1/2 आधार को 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है, तो ये रही, एक ये रही, यानी कि AO जमा BD गुणा उनके बीच की दूरी, ये दूरी, ये कह लीजिए OD कह लीजिए, इसी कह लीजिए बातें की इन दोनों के बीच के और इसके बीच की दूरी है ना, तो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी और 1/2। S बराबर 1/2 AO की वैल्यू कितनी है, U है, और BD की वैल्यू कितनी है, V है, गुणा AC की वैल्यू कितनी है, T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S बराबर 1/2 एज इट इज, U प्लस V भी एज इट इज, ये मैंने इसके अंदर ले लिया 1/2 को थोड़ा सिमेट्री लाने के लिए। और T की वैल्यू फिर हमने इससे रख दी, क्योंकि हमें इसमें से T गायब करना है, क्योंकि ये जो संबंध है वेग और विस्थापन के बीच में संबंध को दर्शाता है, इसमें T का कोई काम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी सवाल के अंदर T दिया है, U भी दिया है और V पूछ लिया, तो ये वाली समीकरण लगेगी जिसमें केवल V और U और A दिया है, अंतिम वेग पूछ लिया, अर्थात इसमें T की आवश्यकता नहीं है। तीनों है भाई, लेकिन तीनों को काम करने का तरीका अलग है, वैल्यू अलग अलग रहनी पड़ती है, फर्क सिर्फ केवल इतना है, 1/2 U प्लस V गुणा T। तो यहाँ पे U और इस एज इट इज रख लिया, U प्लस V बटे 2, ये बाहर रख लो या इसके अंदर रख लो, बात एक ही है, तीनों गुणा में है। T की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से T की वैल्यू निकाली, T की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, T बराबर पहले U लाएंगे इधर, U माइनस V, ये कैसे निकलेगी आपकी V, मैं तो थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, V बराबर U प्लस AT है ना, तो AT बराबर क्या हो गया आपका, V माइनस U हो गया, और T बराबर क्या हो गया, V माइनस U बटे A।
ये समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से ये वैल्यू हमने कहाँ रख दी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो v माइनस यू बटे a, एक टू की गुना करके हमने बाहर निकाल लिया 1 बटा 2a, क्योंकि तीनों गुना में है, ये और नीचे जो है गुणा में भाग में है, तो कहीं भी लिख सकते हैं। तो 2a बाहर निकाल लिया, v जमा u और v माइनस यू। ये फॉर्मूला आपने गणित के अंदर पढ़ा होगा कि एक बार जोड़ते हैं, एक बार जब दो चर राशियों को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a जमा b और a माइनस b होता है। तो ये वैल्यू इसके स्थान पे हमने ये रख दिया, इसके स्थान पर हमने यहां पर रख दिया v प्लस यू और v माइनस यू के स्थान पर दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर इसके पास ले गए 2s के पास, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। ये आपका गति का तीसरा समीकरण हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों, मैंने आपको प्रयास किया है कि थोड़े शब्दों में, थोड़े स्थान में खूब अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी समझ ना आए तो वीडियो एक बार रिपीट कर करके देख लेना। फिर भी कोई बात चूक जाए तो मुझसे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। गति का पहला समीकरण v प्लस यू, v बराबर यू जमा टी, त्वरण का फॉर्मूला लगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, v माइनस यू बटे टी, इधर ले गए v बराबर यू प्लस ए टी। दैट्स ऑल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि जो a से b के बीच की दूरी जो हमारी वस्तु या हमारा बिंदु कोई तय करता है, कोई वस्तु जो दूरी तय करता है, वो दूरी जो समय के सामने, समय जो अक्ष है उसके बीच के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समय और जो दूरी तय करी उसके बीच के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के आधार पर निकलेगा। फिर वो सीधी सी बात है, समलंब का क्षेत्रफल हो गया। समलंब के क्षेत्रफल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक आयत का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई v गुणा t, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का समकोण त्रिभुज के सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई t गुणा v माइनस u। तो इनको हल करने के बाद s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आपका आ गया। तीसरे में भी वही है, लेकिन फर्क इतना है, इसमें वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को दर्शाती है समीकरण। ये समीकरण विस्थापन और समय के बीच को, विस्थापन और समय को दर्शाती है। इसमें दोनों वेग और समय है, इसमें दोनों वेग और विस्थापन है, इसमें विस्थापन और समय है, इसमें वेग का इतना महत्व नहीं, इसमें केवल प्रारंभिक वेग दिया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। तो इसलिए विस्थापन और समय के बीच का संबंध को दर्शाती है। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें समलंब का क्षेत्रफल ABDO के द्वारा दिया क्षेत्रफल है। समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र भी आप लोग जानते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा है हमारी AO और BD होगी, AO और BD, AO की वैल्यू U है, BD की वैल्यू V है, और उनके बीच की दूरी आपकी हो गई T। ये यहाँ से आकर की दूरी T हो गई। T की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से निकाली, v माइनस यू बटे a, और वो समीकरण में रख दी। एक तो 1/2a हो गया, v प्लस यू और v माइनस यू। v माइनस यू का फॉर्मूला v माइनस यू और v प्लस यू, अर्थात हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले के आधार पे हमने वहां पे अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रख दिया इन दोनों के स्थान पे। तो v स्क्वायर बराबर आ गया, ये u स्क्वायर 2a इसके पास ले गए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दैट्स ऑल। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। और ठीक है बच्चों, कल फिर एक टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।